I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th कंप्लीट सिलेबस वीडियोस। क्लास 12th के लिए जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी की कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं और बाकी क्लासेस की वीडियोस इस पर अपलोड हो रही हैं। इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्राप्त होगी। तो इन सब सुविधाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठाने के लिए बस आपको एक ही काम करना है कि आप जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। आप अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are concept of demand, demand and quantity demanded, demand schedule and its types, demand curve and its types, and slope of demand curve. Now let us discuss about the concept of demand. आम बोलचाल की भाषा में डिमांड और डिज़ायर इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, एक दूसरे के स्थान पे इनको यूज़ किया जाता है। मतलब कॉमनली आम बोलचाल की भाषा में डिज़ायर को ही डिमांड समझ लिया जाता है या डिमांड को डिज़ायर के रूप में समझा जाता है। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड एंड डिज़ायर आर डिफरेंट। मान लीजिए कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं, दिस इज योर डिज़ायर। अब इस कार को खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। कार तो खरीदना चाहते हैं, डिज़ायर तो है खरीदने की, लेकिन पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। तो क्या फिर ये डिमांड बन पाएगी? नहीं, ये जो आपकी डिज़ायर है ये डिमांड नहीं होगी। इट वुड सिंपली रिमेन अ विशफुल थिंकिंग। ये आपकी सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग रह गई, क्योंकि आपके पास उसको परचेज करने के लिए सफिशिएंट परचेजिंग पावर है ही नहीं। सो इन दिस केस इट वुड बी अ विशफुल थिंकिंग ओनली। बट मान लीजिए कि आपके पास पैसा है परचेज करने के लिए। अब पैसा तो है, बट आर यू रेडी टू स्पेंड दिस मनी टू बाई दिस कार? कि पैसा तो है, लेकिन क्या आप उस पैसे को उस कार को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार हो? इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड द मनी तो फिर ये डिमांड होगा। बट इफ यू आर नॉट रेडी टू स्पेंड दिस मनी टू परचेज दिस कार, देन अगेन इट वुड नॉट बी डिमांड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिमांड जो है इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग डिफरेंट है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाई अ कमोडिटी backed with sufficient purchasing power. There should be a desire to buy the commodity and it should be backed with a sufficient purchasing power also. एक पर्याप्त मात्रा में धन होना चाहिए खरीदने के लिए and the willingness to spend the money.
और पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, तभी वो डिमांड बनेगी। So in other words, we can say in economics, the demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with the sufficient purchasing power and the willingness to spend the money. पैसे को खर्च करने की इच्छा का होना भी अति आवश्यक है। So this becomes demand. Next is demand and quantity demanded. तो डिमांड हम किसे कहते हैं? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी एक वस्तु की अलग अलग जो मात्राएं हैं, दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। तो डिमांड जो है ऐसी डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज को इंडिकेट करता है जिसे कंज्यूमर किसी वस्तु की डिफरेंट प्राइस लेवल्स पर परचेज करने के लिए तैयार होता है। जैसे यहाँ पर आप इस शेड्यूल में देख पा रहे हैं, यहाँ पर PX जो है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी को इंडिकेट कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं प्राइसेस यहाँ पे क्या है, 10 है, 20 है, 30, 40, 50, इस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं। और जो डिमांड है दूसरी तरफ वो क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज हैं। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, ये डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज हैं जिनको एक कंज्यूमर खरीद सकता है इन डिफरेंट प्राइसेस पर। अब डिफरेंट प्राइसेस क्या है, यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। मतलब इस टेबल के हिसाब से जब प्राइस 10 है तो कंज्यूमर 5 क्वांटिटीज परचेज करने के लिए तैयार है, और जब प्राइस 20 है तो फिर वो 4 क्वांटिटी उसकी परचेज करने के लिए तैयार है। इसको हम कहते हैं डिमांड। तो डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। ये सारा जो डिफरेंट क्वांटिटीज आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज जिनको कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस लेवल्स पर परचेज करने के लिए तैयार है, इनको हम कहते हैं डिमांड। ऑन द अदर हैंड, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। स्पेसिफिक क्वांटिटी, यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है वर्ड, स्पेसिफिक क्वांटिटी। दिस इज स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पर जितनी क्वांटिटी परचेज की जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे आप यहां देख रहे हैं, जब प्राइस 30 है तो डिमांड कितना है, 3 है। यानी मान लीजिए कि कंज्यूमर जो है इस ऑप्शन को चूज करता है कि जब प्राइस 30 है मार्केट में तो कितना परचेज करेगा वो, ही विल परचेज 3। सो दिस इज नोन एज व्हाट, इसको हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। क्या, ये जो 3 यूनिट्स है यहाँ पर दिखाई गई हैं, दिस इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर प्राइस के साथ इसको इंडिकेट किया गया है कि अगर मार्केट में इतनी कीमत है तो उस समय इतनी क्वांटिटी इसकी परचेज की जाएगी, तो इसको कहा जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट इज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब एक ऐसे टेबल से होता है which indicate the relation between the price and quantity demanded of a commodity। यानी एक ऐसा टेबल जो किसी भी वस्तु की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को इंडिकेट करता है, उसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ फर्स्ट कॉलम में PX है और सेकंड कॉलम में QX है। यहाँ पर अलग अलग प्राइसेस शो की गई हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ये अलग अलग प्राइसेस हैं। और इन डिफरेंट प्राइसेस पर जो परचेज करने के लिए क्वांटिटीज हैं वो है 5, 4, 3, 2, 1।
तो ये जो टेबल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब प्राइस क्या है 10 है तो क्वांटिटी कितना है 5, और जब ये 20 है तो ये कितना है 4, 30 पर ये 3 है, और 40 पर 2, और 50 पर 1। तो ये जो टेबल है ये प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का जो रिलेशन है उसको इंडिकेट करता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या हुआ डिमांड शेड्यूल का, डिमांड शेड्यूल रेफर टू अ टेबल which indicate the relation between the price and quantity demanded of a commodity. This is known as demand schedule. हिंदी में हम इसे मांग तालिका कहते हैं। तो मांग तालिका का मतलब एक ऐसी सारणी से होता है जो किसी वस्तु की कीमत और उसकी जो अलग अलग क्वांटिटीज जो उसने डिमांड करनी है उसके बीच के रिलेशन को इंडिकेट करता है। इसे हम कहते हैं मांग सारणी। तो ये दो तरह की होती है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी व्यक्तिगत मांग तालिका, और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल यानी बाजार मांग तालिका। सो डिमांड शेड्यूल इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड अदर इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। हिंदी में हम इसे मांग वक्र भी कहते हैं। सो जब हम डिमांड शेड्यूल के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो उससे जो लाइन या कर्व बनता है उसको हम कहते हैं डिमांड कर्व यानी मांग वक्र। मांग वक्र क्या है, मांग वक्र मांग तालिका का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। उसका जब हम रेखा चित्र बनाते हैं तो उसको कहा जाता है मांग वक्र। सो ultimately demand curve is the graphical presentation of demand schedule. This is again of two types. Number one is individual demand curve यानी व्यक्तिगत मांग वक्र, और दूसरा है मार्केट डिमांड कर्व यानी बाजार मांग वक्र। सो जैसा आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व दोनों एक साथ यहाँ दिखाए गए हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी एक व्यक्ति का ये डिमांड शेड्यूल होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो डिमांड की जाती है या जो संभावित उसकी डिमांड है अलग अलग प्राइस लेवल्स पर, उसको जो टेबल शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और जब इसका हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो डिमांड कर्व है ये डीडी बना है, ये जो इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पे इस लाइन के द्वारा, ये डिमांड कर्व है डीडी। तो ये इस डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, यानी जब आपने इसका ग्राफ बनाया है यहाँ पे तो इस तरह की शेप इसकी बनी है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ प्राइस जब बढ़ रही है, जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, वो डिक्रीज हो रही है, उसमें कमी आ रही है। तो प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है। उसी इनवर्स रिलेशन को ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है ये इंडिकेट कर रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को शो किया गया है, जबकि वाई एक्सिस पर यहाँ पर प्राइसेस को इंडिकेट किया गया है। और जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स के पॉइंट्स को लेकर, तो ये जो एक कर्व यहाँ बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। और क्योंकि ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इसीलिए इसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड शेड्यूल किसी भी वस्तु की अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग बायर्स के द्वारा जो डिमांड की जाने वाली
क्वांटिटीज़ हैं उसके रिलेशन को इंडिकेट करता है। जैसे शेड्यूल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ PX आपको दिया है 10, 20, 30, 40, 50, ये प्राइसेस दी हुई हैं X कमोडिटी की। और अगर मार्केट में इसका प्राइस 10 है तो यहाँ 3 बायर शो किए गए हैं, A, B एंड C। इनकी डिमांड देखते हैं कि अगर प्राइस 10 है तो ये कितनी कितनी डिमांड करेंगे। डिमांड बाई A इज 8 यूनिट्स, डिमांड बाई B इज 7 यूनिट एंड डिमांड बाई C इज 6 यूनिट। तो जब आप इसका सम टोटल निकाल लेते हैं 8 प्लस 7 प्लस 6, तो ये कितना बनता है, दिस बिकम्स 21। मतलब 10 रुपीज अगर प्राइस है तो मार्केट में जो टोटल डिमांड होगी वो कितनी होगी, 21 होगी। हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर 3 ही बायर हैं मार्केट में, हालांकि देयर आर सो मेनी बायर्स, लेकिन इसको समझने के लिए ऐसा मान लीजिए कि सिर्फ 3 ही बायर हैं, बायर A, बायर B, बायर C। ये क्रेता हैं 3 हमारे पास मार्केट में। और अगर वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपीज है, तो उस समय इनकी जो अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं सभी की, कुछ कोई कम खरीदता है, कोई ज़्यादा खरीदता है इस कीमत पे, तो कुल मिला के जो टोटल डिमांड है वो कितनी बन रही है, 21। ये हुआ आपका मार्केट डिमांड इस प्राइस पर। अगर ये प्राइस 20 हो जाती है तो इनकी जो डिफरेंट पॉसिबल डिमांड्स हैं बाय द बायर A, B, C, जब इनको हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर ये बन रहा है 18। इसी तरह जब प्राइस 30 है तो उस पर जो मार्केट डिमांड है वो है 15, और 40 रुपीज़ प्राइस पर जो है ये कितना डिमांड है, 12, और 50 रुपीज़ पर डिमांड है 9। तो कुल मिलाकर ये जो शेड्यूल है ये इंडिकेट करती है मार्केट डिमांड को, कि अलग अलग कीमतों पर जो है कितनी अलग अलग मात्राएं खरीदने के लिए सभी बायर्स रेडी हैं। और दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट ऑल द बायर्स इन द मार्केट। तो ये क्या बना आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। और जब आप मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफ बनाते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। तो जैसे ये मार्केट डिमांड कर्व यहाँ पर DD के द्वारा इंडिकेट किया गया है, ये आपका DD क्या है, मार्केट डिमांड कर्व है। यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर क्वांटिटीज को शो किया गया है, जबकि यहाँ वाई एक्सिस पर प्राइस को शो किया गया है। तो ये आपका है मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनाया आपने इसको, कि आपने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटीज को शो करना है और वाई एक्सिस पर आप प्राइसेस को लेंगे, और फिर इसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे 10 जब प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी लेंगे आप, 21 लेंगे, और जब प्राइस 20 है तो फिर उस समय कितना बन जाएगा, ये 18। तो इस तरह से जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपके पास इस तरह का डिमांड कर्व बन जाता है। इसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। तो अल्टीमेटली मार्केट डिमांड कर्व क्या है, मार्केट डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के स्लोप को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों को पहले निकालना पड़ता है। नंबर 1 इज डेल्टा P एंड डेल्टा Q, कि प्राइस में कितना चेंज आया है और फिर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है। उन दोनों का जो रेशो होता है उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को शो किया है, जबकि वाई एक्सिस पर आपने प्राइस को शो किया है। यहाँ जब प्राइस OP है तो जो डिमांड है वो OQ के बराबर है, लेकिन जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ, ये प्राइस में कमी आ रही, देखिए यहाँ पे प्राइस में कमी आई, P से ये P1 हो गया, यहाँ नीचे आ गया, देखो ये एरो से भी आपको इंडिकेट किया जा रहा है, ये प्राइस कम हो गई यहाँ पे, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड थी ये बढ़ गई, ये Q से Q1 हो गया। तो दिस इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड।
अब ये जो एरो के द्वारा जो प्राइस में जो एरो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? दिस इज डेल्टा पी। ये प्राइस में चेंज है, दिस इज द चेंज इन प्राइस। और ये जो डेल्टा क्यू है इसको शो किया जा रहा है, ये जो क्यू से Q1 क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं डेल्टा क्यू। तो इन दोनों का जो रेशो है उसको हम क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का साइन यूज किया जाता है। ये इसलिए इंडिकेट किया जाता है क्योंकि प्राइस में और डिमांड में यूजुअली नेगेटिव रिलेशन होता है। एक्सेप्शनल कंडीशंस को छोड़कर दोनों में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और उस नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करने के लिए ही यहाँ पर माइनस साइन जो है वो लगाया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? रेशो ऑफ डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू। दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.